बच्चों आज हम लोग देख रहे हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में। पिछले लेक्चर पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया गया था। तो आज हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शुरू करते हैं। देखा जाए कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है। तो यहाँ पर दो लोगों ने अपना स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया था। एक तो साहार्स ने। पहले है क्या, तो ये इन कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में तो यहाँ पर लिखोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंट्री अरेंजमेंट of atom in space arises due to free rotation of atom। एक तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंट्री अरेंजमेंट है, और नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, इनफाइनाइट, और ये टेम्पोरी होंगे, मतलब मोमेंट्री होंगे, परमानेंट नहीं होंगे। तो ये चीज़ है इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंट्री अरेंजमेंट। और कब अराइज करेंगे, ड्यू टू फ्री रोटेशन, ये फ्री रोटेशन के कारण पाए जाएंगे। मिनिमम नंबर ऑफ एटम एटम यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे, अच्छा जरूरी नहीं को ऑर्गेनिक में ही पाया जाए, इनऑर्गेनिक में भी पाया जाएगा। और यहाँ पर जो बॉन्ड रोटेट करेगा वो दो आप सिमिलर एटम कह सकते हो, उनके बीच में रोटेट करेगा। जैसे यहाँ पर CH4 भी, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर तो 5 एटम है लेकिन यहाँ नहीं पाया जाएगा। यहाँ पर CH3 में पाया जाएगा चूंकि दो सिमिलर कार्बन हो गए। यहाँ पर अगर NH2 और NH2 ले लो तो यहाँ पर भी पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर B2H6 ले लो तो यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। तो जिनके बीच में बॉन्ड रोटेट करना है, ध्यान रखिएगा वहाँ पर पाई बॉन्ड ना हो। अगर आपसे कहा जाए कि वाई B2H6 डज नॉट रिप्रेजेंट, तो आप कहेंगे एज B2H6 हैज डबल बॉन्ड in between two boron, so it does not represent। अच्छा यहाँ पर ध्यान दें, इसके बारे में दो लोगों ने अपना अपना स्ट्रक्चर बनाया। एक तो साहार्स ने बनाया, साहार्स ने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया। यहाँ पर ध्यान दें, एच आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। एच ये 1 है, ये 1 है, आप 1 और 1 पे ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम लोग इसको मान लो 60 डिग्री से रोटेट कर देते हैं। नीचे वाले को ऐसे रख रहे हैं, C, यहाँ पर H1, यहाँ पर H, ये H। यहाँ पर 60 डिग्री से जब हम लोग रोटेट करेंगे तो ये कार्बन, अब ये H1 देखो, यहाँ पर ये H1 और H1 पैरेलल दिख रहा है, लेकिन जब ये रोटेट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, वहाँ पर ये दूसरा H यहाँ पे आ गया और तीसरा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग कहेंगे इक्लिप्स। इक्लिप्स में ये ध्यान रखिएगा, ये दो H पैरेलल होंगे और ये स्टैगर्ड, ये पैरेलल नहीं होंगे। बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ पर नहीं बन रहा है, बुक में आपको दिखेगा, वो समझ में आएगा।
और यहाँ पर अगर डायग्राम आप देख रहे हैं तो ये जैसे मान लो इसको कार्बन कह रहे हो, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे आपको दिखाया जा रहा है, ऐसे ऐसे। अब ये ध्यान दें, ये दोनों फिंगर ऐसे दिख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे, तो ये इक्लिप्स है। अब इसको अगर आप ऐसे रोटेट कर दिए तो ये फिंगर इधर आ गई और ये ऊपर अभी है, तो इसको आप स्टैगर्ड कहेंगे। इसी को न्यूमैन ने भी रिप्रेजेंट किया। न्यूमैन न्यूमैन प्रोजेक्शन हम लोग देख रहे हैं एथेन का, न्यूमैन स्ट्रक्चर। यहाँ पर ध्यान दें, ये पहले तो हम एथेन बना लेते हैं, यहाँ पर एथेन, सॉरी, ये बना लेते हैं। अब यहाँ पर H1, ये H1, H1, H2, 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 ध्यान दो बेटा, यहाँ पर हम लोग ये ऐसे बना रहे हैं, ये H1, यहाँ पर H1, H2, H2, H3, H3। अब ये यहाँ पर ये है, आपको ऐसे दिखाया जा रहा है, मतलब ये सामने वाला आपको दिख रहा है और बैक वाला नहीं दिख रहा, ऐसे। तो ये ध्यान दें, ऐसे आप देख रहे हैं, जब आपको ऐसे दिखाया जाए तो फ्रंट वाला दिखेगा और बैक वाला नहीं दिखेगा, ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं। और ऐसे आप 60 डिग्री से रोटेट कर देंगे। तो ये मतलब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये न्यूमैन है। आपको ऐसे अगर दिखाएं, ऐसे ऐसे आप फ्रंट वाला दिखेगा, ये बैक पीछे वाला नहीं दिखेगा। तो ये जो हल्का सा एच दिखाया गया है साइड साइड में, वो ऐसे हल्का सा आप ये दिखाया गया है कि 2 एच एक पीछे भी है, ऐसे। अब आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये देखें, ऐसे फिंगर के बीच में फिंगर आ जाएगी, ये H1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे इक्लिप्स, इक्लिप्स, और इसको कहेंगे स्टैगर्ड, स्टैगर्ड। ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर बनेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, ये इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनेंगे, जिनको हम लोग कहेंगे स्क्यू और गाच, स्क्यू और गाच स्ट्रक्चर। स्क्यू और गाच। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं भैया, देखा जाए, अच्छा यहाँ पर ये एंगल बिटवीन H1 C1 C2 and H2 C2 C1 is known as dihedral angle। यहाँ पर ध्यान दें, ये H1 है, ये C1 है, ये C2 है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये एक ऐसे प्लेन मान लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये H1 C1 C1 और ये C2 हो गया। और यहाँ पर एक ऐसा प्लेन मान लेते हैं, ऐसे ऐसे। अब ये ध्यान दें, ये H2 हो गया, ये C2 हो गया, ये C1 हो गया।
अब यहाँ पर ये इसको ऐसे और इसको ऐसे रोटेट किया जाए, ऐसे देखें, अगर दिखे ऐसे, ये H1 C1, ये C2 है, ये H2 C2 C1 है, ऐसे ऐसे दिख रहा है। अब ये ऐसे पैरेलल है, तो जब ये ऐसे पैरेलल है तो इसको हम लोग बोलेंगे, मतलब ये सारी जो भी बोले, मतलब ये H1 C1 C2 H2 C2 C1, ऐसे ये जो एंगल दिख रहा है इसको लोग डायहेड्रल एंगल, इसके 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 बीच का ये जो एंगल है डायहेड्रल एंगल है। अब चूंकि ये दोनों फिंगर अगर आप देख रहे हैं तो ये पैरेलल हैं, तो ये अगर कहा जाए तो यहाँ पर डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री है। लेकिन एक को आप फिक्स रखे दूसरे को घुमा दिए तो ये जो एंगल है कोई भी एंगल होगा, कुछ न कुछ एंगल होगा, तो इस एंगल को लोग डायहेड्रल एंगल कह रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए इक्लिप्स में सबसे पहले तो डायहेड्रल एंगल पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे कि डायहेड्रल एंगल यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए तो आप कहेंगे 0 डिग्री, और यहाँ पर डायहेड्रल एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। पोटेंशियल एनर्जी अगर इक्लिप्स की कहा जाए तो यहाँ पर आप कहेंगे एथेन में 12.4 किलो जूल, और यहाँ पर हो जाएगा 0 किलो जूल। तो यहाँ पर आपको याद क्या क्या रखना है, एक तो इक्लिप्स और ये इक्लिप्स है, इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में एंगल कितना होता है, तो कितने डिग्री से रोटेट करते हैं, तो 60 डिग्री से रोटेट करते हैं। कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनते हैं। इनफाइनाइट कैसे बनेंगे, जैसे आपने मान लो 0 डिग्री से रोटेट किया, 0.1 डिग्री से 0.2 डिग्री से, ऐसे बहुत सारे रोटेशन हो सकते हैं, तो इसको आप इनफाइनाइट स्ट्रक्चर कहेंगे। ये एक आंसर, क्वेश्चन का आंसर। दूसरे का, इन स्ट्रक्चर को कहते क्या हैं, स्क्यू आर गाच स्ट्रक्चर कहते हैं। ये हो गया तीसरा। यहाँ पर इक्लिप्स के बीच मतलब डायहेड्रल एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 12.4 किलो जूल। यहाँ पर डायहेड्रल एंगल एक स्टैगर्ड में कितना होगा, 60 डिग्री। यहाँ पर कितना होगा, 0 किलो जूल। अच्छा, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये एनर्जी बैरियर है। तो एनर्जी बैरियर अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर, तो आप कहेंगे भैया जो अंतर दिख रहा है वो कितना है, 12.4 किलो जूल। ये ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 12.4 किलो जूल एनर्जी इक्लिप्स से ले लिया जाए तो ये स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टैगर्ड को दे दिया जाए तो ये इक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत कम एनर्जी है, ये सिंपल कोलिजन से एक दूसरे को मिलती रहती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि क्या एथेन के सैंपल में प्योर स्टैगर्ड पाया जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं। नोट करके, सैंपल ऑफ एथेन does not has 100% staggered एज। रीजन पूछा जाए क्यों, तो आप कहेंगे एनर्जी बैरियर इज लो। एनर्जी बैरियर इज लो which can be attained by simple collision of molecule, attained by simple collision of molecule, जो मॉलिक्यूल के सिंपल कोलिजन से मिल जाएगा। एट रूम टेम्परेचर ओनली 75% staggered ethane is obtained। स्टैगर्ड एथेन इज obtained। चलो भैया ये हो गया। अब हम लोग प्रोपेन की बात करें। इन प्रोपेन सारी चीज़ें वही, केवल एनर्जी बैरियर का डिफरेंस होगा। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आपने ये एथेन लिखा था,
ये अगर आप इसको देखो तो आप इसको एथेन कह रहे हो। अब इस एथेन में इस एच को हम लोग CH3 कर दें तो अब ये प्रोपेन बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, आपने ऐसे एथेन बनाया था। चलो भैया, ये CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H, सॉरी, यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर CH3, H, 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 ये 60 डिग्री से आपने रोटेट किया। इनफाइनाइट स्ट्रक्चर, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनेंगे। जिनको आप स्क्यू आर गाच स्ट्रक्चर कहेंगे, स्क्यू आर गाच स्ट्रक्चर कह रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाए भैया, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी, 14.12 किलो जूल हो जाएगी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 किलो जूल। स्टैगर्ड की हम लोग हमेशा 0 किलो जूल मानेंगे। डाईहेड्रल एंगल अगर यहाँ पर पूछा जाए आपसे तो आप कितना बताने वाले हैं भैया, कितना बताने वाले हैं? 0 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री। तो क्वेश्चन कितना, कितने से रोटेट करेंगे? 60 डिग्री से। दोनों के बीच में कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? इनफाइनाइट स्ट्रक्चर। नाम क्या होगा इनफाइनाइट का? स्क्यू या गाच। इसको आप कहेंगे इक्लिप्स। जो इक्लिप्स होगा ये मोस्ट अनस्टेबल होगा, और ये स्टैगर्ड ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। तो ये चीज़ है। यहाँ पर एनर्जी बैरियर अगर आपसे कोई पूछे कितना होगा, तो आप 12 पॉइंट एनर्जी बैरियर, 14.2 किलो जूल। स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे स्टैगर्ड मोर देन इक्लिप्स, स्टैगर्ड मोर देन इक्लिप्स। आगे चर्चा किया जाएगा क्यों। ब्यूटेन, ब्यूटेन में यहाँ पर ध्यान दें, ये थोड़ी देर पहले आपने इसको एथेन बोला था, ये एथेन बोले थे भैया, एथेन बोला गया था। अब इस एथेन की अगर हम लोग चर्चा करें तो ये जो एथेन है इसको एक एच को हम लोग CH3 कर दें और एक और एच को हम लोग CH3 कर दें, तो ये दो, अब इसको एक कहेंगे, इसको दो कहेंगे, इसको तीन कहेंगे, इसको चार कहेंगे। यहाँ पर जो बांड रोटेट करेंगे, कार्बन 2 और 3 के बीच में रोटेट करेंगे, आप इसको भी जानते रहेंगे। आपसे पूछा था किस किस कार्बन का जो बांड है रोटेट किया जाता है, तो ये चीज़ आप जानते रहेंगे।
ये यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये CH3 है और ये भी CH3 है। यहाँ पर H है, ये भी H है, H, ये H, CH3, ये CH3, ये H, ये H, 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 ये CH3, यहाँ पर CH3, ये H, ये H, H, ये H, CH3, H, H, CH3, H, ये H, ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा सारी चीज़ों को, तो इसको हम लोग कहेंगे फुल लेग ले। अच्छा, ये रोटेट कितने से किया गया है? 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री से, ये भी 60 डिग्री से। इसको कहेंगे फुल्ली इक्लिप्स। पार्शियली इक्लिप्स, सॉरी, स्क्यू, ये है स्क्यू, आर्गाच, इसको कहेंगे पार्शियल इक्लिप्स। इसको हम लोग कहेंगे एंटी स्टैगर्ड। एंटी स्टैगर्ड। यहाँ पर 18.4 किलो जूल, ये 0 किलो जूल, ये एनर्जी है। सबसे कम स्टेबल है ये फुल्ली, और सबसे ज़्यादा स्टेबल है ये। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं पहले कि रोटेट किसके किसके बीच में करेंगे, तो कार्बन 2 और 3 के बीच में रोटेशन करेंगे। C2C3 बॉन्ड इज रोटेटेड। तो पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि मान लो जैसे ये स्क्यू है, इसको हम, या ये पार्शियल इक्लिप्स है, इसको हम लोग 120 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किए तो कितना होगा। तो अब इसको 120 डिग्री आप क्लॉकवाइज रोटेट किए तो ये 60 डिग्री आप रोटेट किए तो ये हो गया। फिर जब 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये जो CH3 है यहाँ पे आके दिखेगा, मतलब फिर पार्शियल इक्लिप्स हो जाएगा। अच्छा, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए, तो 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए तो यहाँ से ये देखो, ये CH3 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा, और फिर ये बन जाएगा। तो 120 एंटी क्लॉकवाइज ये तो फुल इक्लिप्स हो जाएगा, और क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो पार्शियल इक्लिप्स ही रहेगा। तो किसको रोटेट करने पर क्या मिलेगा ये पूछते हैं। स्टेबिलिटी आर्डर यहाँ पर पूछा जाए तो स्टेबिलिटी आर्डर भैया, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एंटी स्टैगर्ड, फिर स्क्यू, फिर पार्शियली इक्लिप्स, फिर फुल्ली इक्लिप्स।
ये तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, ये आप जरूर याद रखिएगा। ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं। चेयर कन्फॉर्मेशन, आप इसका डायग्राम ऐसे भी बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 हो जाएगा। बोट, दिस इज बोट कन्फॉर्मेशन। ट्विस्ट बोट, वन, टू, थ्री, 4, 5, 6। बोट, ट्विस्ट बोट, और इसको हाफ चेयर कहेंगे। ये 4 हो गया। यहाँ पर भैया ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये एच एफ, एच एफ, एच एफ को फ्लैग पोल हाइड्रोजन कहते हैं। ये फ्लैग पोल हाइड्रोजन है। ये फ्लैग पोल हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात किया जाए,
तो हम लोग चेयर और बोट, इन बिटवीन चेयर एंड बोट, चेयर और बोट की स्टेबिलिटी की बात करें तो चेयर इज, या बोट पहले बोला जाए, बोट कन्फॉर्मेशन इज लेस स्टेबल ड्यू टू टू रीजन। पहला, इक्लिप्सिंग, इक्लिप्सिंग, इंट्रैक्शन। इन बोट कन्फॉर्मेशन हाइड्रोजन ऑफ पोजीशन 1, 2, 3, 1, 2, 3, सॉरी, 2, 3, 5 and 6 are in eclipse position, eclipse position, so has more repulsion, while in chair structure all hydrogen are staggered। दूसरा हो जाएगा फ्लैग पोल इंट्रैक्शन, फ्लैग पोल, फ्लैग पोल इंट्रैक्शन। फ्लैग पोल इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन ऑफ बोट कन्फॉर्मेशन at position 1 and 4 are known as flagpole hydrogen, and due to closeness they has more repulsion due to above two reason,
boat conformation is less stable. Flagpole interaction is more responsible for its instability. तो बोट के अनस्टेबिलिटी के लिए जो फ्लैगपोल इंटरेक्शन है ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी यहाँ पर बोट सॉरी चेयर, ट्विस्ट बोट, ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है। बोट और हाफ चेयर, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो 0 किलो जूल मानेंगे, 23 किलो जूल। यहाँ पर 29 किलो जूल, 44.5 किलो जूल। आप इस वैल्यू को बना हुआ बुक में याद रखिएगा। यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी याद करने की सलाह देंगे आपको, या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी भी याद हो जाए तो याद रखिएगा। तो ये हो गया स्टेबिलिटी का क्रम। एक चीज, चेयर कन्फॉर्मेशन, ये एक बार पूछा गया है, इज कायरल, पूछा गया था AIEEE में, पहले एग्जाम हुआ करता था कि कौन सा कन्फॉर्मेशन यहाँ पे कायरल है। तो आपका आंसर होगा चेयर कन्फॉर्मेशन इज कायरल। ये चीज़ याद रखिएगा और ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये हो गया। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करें। यहाँ पर ये नोट करके, ये ये HA, HE, HE, HA, HA यहाँ पर होगा। HE, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दें, प्रत्येक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। HA एक्सियल हाइड्रोजन, HE इक्विटोरियल हाइड्रोजन। यहाँ पर HA ऑफ HA R, चाहे HA ले लो चाहे H,
RHE of adjacent carbon are in transfer manner। इसके पहले आपको बताना था कि ये जो एक्सियल हाइड्रोजन है एबव एंड बिलो द प्लेन होता है। दिमाग से स्लिप कर गया, बिलो द प्लेन। ये इन एंड आउट द प्लेन। यहाँ पर जैसे ये एक प्लेन लें, ये ध्यान दें, तो ये एबव द प्लेन है एक पर, तो अगले पर बिलो द प्लेन होगा। एक्सियल एबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। और इक्वेटोरियल ये आउट द प्लेन, तो यहाँ पर इन द प्लेन। तो मतलब एक पर अगर आउट द प्लेन है तो दूसरे पर इन द प्लेन होगा। अच्छा, HARHE ऑफ एडजेसेंट कार्बन इन ट्रांस मैनर। HARHE मतलब इक्वेटोरियल हाइड्रोजन ऑफ अल्टरनेट कार्बन इन सिस मैनर। सिस मैनर में होगा। HA एंड HE of adjacent carbon are in this manner। मतलब एक कार्बन का HA और दूसरे का HE सिस में होगा। If bond of any carbon is rotated by 60 degree, sorry 90 degree, then HA become HE and vice versa। This phenomena is known as रिंग फ्लिपिंग। पूछा गया क्वेश्चन है, रिंग फ्लिपिंग कहते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि रिंग फ्लिपिंग क्या है, तो आप किसी भी कार्बन के ध्यान दो, जैसे ऐसे है, अभी आप इसको एक्सियल हाइड्रोजन कह रहे हो, इसको ऐसे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। अब ये 90 डिग्री है, आप इसको 90 डिग्री से घुमा दें तो ये एक्सियल बन गया और ये क्या बन गया, इक्वेटोरियल बन गया। तो इस फिनोमिना को आप कहोगे रिंग फ्लिपिंग। ये हो गया बेटा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और चर्चा करें, यहाँ पर ध्यान दें। जैसे मान लो एक डायग्राम बना दें, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है। ये दोनों सिस मैनर में हैं। यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है। ये ट्रांस मैनर में है। आज की बात हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग देखेंगे और आगे की चर्चा करेंगे। ठीक बेटा।